क्वांटम मैकेनिक्स के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो पहला लेक्चर है, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स किस तरह से हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग है, क्लासिकल फिजिक्स से अलग है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना होगा कि क्लासिकल फिजिक्स आखिर है क्या क्या, कौन कौन सा जो टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके विषय में हम बात करेंगे वो है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करें, इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू होंगे, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये हमारा बेसिकली मोशन से, फोर्स से रिलेटेड बात करता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में जानते हैं, मोशंस के बारे में, काइनेमेटिक्स में मोशंस के बारे में जानते हैं, न्यूटन्स लॉज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के ही अंतर्गत आता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स था जो कि क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हमारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आता है, जैसे कि करंट हमारा फ्लो कर रहा है, उसके कारण किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये सारा जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं, ये सारा हमारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है, हीट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, हीट के ट्रांसफर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, वो सारा हमारा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ये भी हमारा क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। अब यहां तक तो हम लोग जो है मोशन के बारे में बात कर लिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर लिए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कह दिए, और साथ ही साथ थर्मोडायनामिक्स के बारे में भी बात कर लिए। अब जो हमारा टॉपिक आता है ये थोड़ा सा अलग है, जो कि डायरेक्टली हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स से इसका कोई लिंक होता नहीं है। क्यों? अब देख लेते हैं अगला टॉपिक का नाम क्या है। अगला टॉपिक का नाम ही है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हालांकि ये भी हमारा क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये क्लासिकल मैकेनिक्स से बहुत अलग है। अब क्या अलग है, चलिए इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली बहुत कम स्पीड से चलने वाले वस्तुओं के बारे में डील करता है। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि अगर कोई एक ऐसा कोई भी बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है कि, या फिर कोई पार्टिकल इतना ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है कि उसका जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड का कुछ परसेंटेज है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 20% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है? तो इस तरह का ये जो बहुत ज्यादा स्पीड हो, लाइट के स्पीड का जो बहुत कुछ पार्ट में अगर मूव करे, मतलब कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हैं किसी भी स्पीड को, तब तो वो स्पीड बहुत बहुत ज्यादा होगा। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली हमारा 3 इंटू 10⁸ होता है। अगर हम 50% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ये स्पीड भी बहुत बहुत ज्यादा है। तो जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव या फिर कुछ परसेंटेज के स्पीड के बारे में बात करेंगे तो वो स्पीड बहुत बहुत ज्यादा होता है। उस स्पीड के केस में जो हम लोग मोशंस या फिर रिलेटिव मोशंस के बारे में बात करते हैं, तो वो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है। तो इस टॉपिक में ना बड़ा ही अनोखा अनोखा चीज हमारे सामने निकल के आता है। जैसे कि हम लोग इसमें पढ़ते ये हैं कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के कुछ परसेंटेज से भी मूव करते हैं तो हमारे लिए जो समय है वो उसका गति रुक जाता है, उसका स्पीड समय बोलते हैं कि टाइम डायलेट कर जाता है, टाइम डायलेशन हो जाता है। और कोई अगर कोई एक पार्टिकुलर लेंथ के साथ अगर मूव कर रहा हो, उसका अगर कुछ पार्टिकुलर लेंथ हो तो उसका लेंथ भी थोड़ा सा कम हो जाता है। बेसिकली अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो उसके लिए समय रुक जाएगा, और उसका जो लेंथ है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, मास बढ़ जाएंगे। इस तरह के जो नए नए फैक्टर्स आके सामने आते हैं, जो कि बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अलग है और बहुत सही भी है। ठीक है ना? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बहुत सही भी होता है। लेकिन ये सब जो है हमारा क्लासिकल फिजिक्स में ही आता है, इसका अभी तक कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स से लेना देना नहीं है। अब आगे क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स तो समझ लिया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में बात कर लिए, थर्मोडायनामिक्स के बात कर लिए, और साथ ही साथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी हमारा क्लासिकल फिजिक्स में ही आता है, जैसे कि अभी हमने बताया। एक टॉपिक है जिसके विषय में हम लोगों को अभी बात करना चाहिए था, अभी भी हम लोगों ने बात नहीं किया है, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा ये टॉपिक है क्या। अब ये जो टॉपिक है ऑप्टिक्स,
ये हमारा क्लासिकल फिजिक्स में आएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा? ये बड़ा ही जो है ना कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का जो जन्म हुआ है कहीं ना कहीं इसी पार्टिकुलर टॉपिक से ही हुआ है। किस तरह से, चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली अगर हम ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब कि हम लाइट के बारे में बात करते हैं। अगर हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि इसका दो नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। वो डुअल नेचर क्या है? एक तो वेव नेचर है, दूसरा क्या है हमारा पार्टिकल नेचर है। ठीक है ना? ये बेसिकली हम लोगों ने पिछले क्लास 12th में जो है ये सब पढ़ाई कर चुका है कि लाइट का हमारा दो नेचर होता है, वेव होता है, पार्टिकल होता है। ठीक है? उसके बाद जो वेव नेचर होता है वो हमारा क्लासिकल फिजिक्स को बताता है, ये जो पार्टिकल नेचर होता है ये क्वांटम मैकेनिक्स को बताता है। अभी हम जो है ये जो पार्टिकल के बारे में आप बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल के बारे में बहुत ज्यादा हम डेप्थ में अभी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है ना? तो अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली लाइट का हम लोग वेव नेचर के बारे में जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि लाइट हमारा वेव है। लेकिन सबसे पहले अगर एक बहुत महान साइंटिस्ट के बारे में बात करें जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने कहा था क्या कि जो लाइट है, लाइट एक पार्टिकल है। इनका एक थ्योरी था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उस थ्योरी के अनुसार उन्होंने ये कहा कि लाइट हमारा एक वेव नहीं है, वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। फिर हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि हमारा वेव थ्योरी आया जिसमें हाइजेंस ने अपना प्रिंसिपल दिया। तो हाइजेंस आए, फिर से यंग्स आए। इन सब के एक्सपेरिमेंट्स ने ना ये प्रूव कर दिया फाइनली कि हमारा जो लाइट है वो फाइनली वेव ही है, वो पार्टिकल हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? ये पार्टिकल हो ही नहीं सकता, ये हमारा वेव है। तो उस समय जो है ना ये जो न्यूटन का जो थ्योरी था ना उस समय रॉन्ग साबित हो गया था। किसके द्वारा? जो हाइजेंस ने अपना प्रिंसिपल दिया, फिर से यंग्स ने अपना प्रिंसिपल दिया। अब हाइजेंस ने अपना प्रिंसिपल वेव थ्योरी का दिया था। ठीक है? उसी थ्योरी से हम लोग फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करते हैं। आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा। वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन के लिए भी यूज करते हैं और वेव थ्योरी से रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करते हैं। पर ये दोनों चीज हम लोग ऑलरेडी वेव थ्योरी से प्रूव करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और तो और अगर हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सारा जो टॉपिक्स है, फिर से पोलराइजेशन हो रहा है, ये सब हमारा सपोर्ट में जाता है कि लाइट हमारा क्या है? वेव है। तो अभी तक तो इतना सारा एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम लोग अच्छे से समझ गए थे कि लाइट हमारा वेव है। ये कहानी यहां तक चला। ठीक है ना? फिर क्या हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास चलिए एक हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं जिससे हम लोग को ये पता चल जाए कि हमारा लाइट कुछ और नहीं, वेव ही है। ठीक है ना? जैसे कि हाइजेंस ने अपना प्रिंसिपल दिया था वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि लाइट जैसे ही मिरर पे फॉल हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो इंसिडेंट ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बेसिकली, ये हमारा वेव थ्योरी को सपोर्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारा ग्लास स्लैब है, इसमें जैसे ही लाइट फॉल हो रहा है तो ये देखिए कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर रहा है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग आगे भी देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए देख। अब अगर हम बात करें इंटरफेरेंस के बारे में, तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस बेसिकली जो है ना यंग्स के द्वारा किया गया था। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। उससे भी हमारा ये प्रूव होता है कि लाइट हमारा बेसिकली क्या है? एक वेव है। इंटरफेरेंस भी हमारा किस चीज को सपोर्ट कर रहा है? लाइट वेव होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो हमारा एक छोटा सा स्लिट रहता है जिसके कारण लाइट बेंड करता है। ठीक है ना? ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स के कारण। तो और अलग अलग फ्रिंजेस दिखते हैं। हमारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है वो कैसा दिखेगा देख लीजिए। ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है, बीच में ब्राइट होता है, उसके बाद उसका जो लाइट का इंटेंसिटी है लगातार घटता जाता है। ये जो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है, ये भी हमको सपोर्ट करता है कि हमारा जो लाइट है वो वेव है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो पोलराइजेशन है, जैसे कि अनपोलराइज्ड लाइट को अगर आप किसी पोलराइजर से होकर के पास कराते हैं तो हमको पोलराइज्ड लाइट मिलता है। ये भी हमारा सपोर्ट करता है कि लाइट हमारा वेव है। मतलब कि ये 5 एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये जो 5 फेनोमेनाज है ये एकदम डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं कि हमारा जो लाइट है वो वेव है। यहां तक जो बात हुआ ये हमारा क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग लाइट को समझे कि ये जो लाइट है क्लासिकली ही बिहेव करता है और वो एक वेव के जैसा है। तो यहां तक तो लाइट को समझना बड़ा आसान था और हम लोग बहुत अच्छे से सीख भी लिए थे क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया गया फिर, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था जो कि ये क्लासिकल फिजिक्स को ना पूरा उथल पुथल कर देता है। ये लाइट को लेकर के एक गजब का एक नया चीज सामने आया। वो क्या नया चीज सामने आया, चलिए देख लेते हैं। हमारा जो इफेक्ट का नाम था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हुआ क्या, चलिए उसके विषय में बात करेंगे। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यहां पे हम लोगों ने लाइट पास कराया है, ऐसा दिख रहा है आपको। ये जो लाइट गया और सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जब भी किसी मेटल सरफेस पे आता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके दूसरे प्लेट में जाएंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ, वो डायोड हमारा जल उठेगा। सिर्फ लाइट एक सरफेस पे, एक प्लेन, क्या बोलते हैं, एक प्लेट पे, मेटालिक प्लेट पे आने के कारण हमारा एक दूसरा एलईडी जल जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास कर रहे हैं और सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ये बड़ा ही अनोखा चीज है, हम लोगों को ऑब्जर्व करने को मिला। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तो पार्टिकल्स हैं, और एक पार्टिकल मोशन में तभी आएगा जब उससे कोई दूसरा पार्टिकल आकर के टकराएगा। तो यहां पे लाइट तो वेव है, लाइट हमारा अगर वेव है तो ये पार्टिकल आगे मूव कैसे करेगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लाइट में भी हमारा कुछ पार्टिकल नेचर है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट अराइज किया गया, बोला गया कि लाइट हमारा जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है उनका नाम फोटॉन दिया गया, बड़ा ही अच्छा नाम दिया गया, फोटॉन। और वो फोटॉन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे वो इलेक्ट्रॉन को यहां से उसके सरफेस से इजेक्ट करेंगे, यहां से निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें कुछ एनर्जी आएगा और उसके साथ वो दूसरे प्लेट में जाएगा, सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताया कि हमारा जो लाइट है वो एक पार्टिकल है। तो बेसिकली आपको याद होगा अभी जो हम लोग पिछले टॉपिक में बात किए कि हमारा जो लाइट है उसका दो नेचर है, एक वेव भी है, पार्टिकल है। वेव नेचर क्लासिकल को बताता है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा जो वेव नेचर है वो क्लासिकल है, ये बात हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन लाइट जो है पार्टिकल के जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए ये जो ऑप्टिक्स टॉपिक है, ये जो हमारा लाइट है, इसको ना हम क्लासिकल फिजिक्स में रख सकते हैं कंप्लीटली, ना क्वांटम फिजिक्स में रख सकते हैं, क्योंकि यहां पे दो नेचर के बारे में बात होता है। तो ये जो लाइट का जो डुअल नेचर है ना, किसी भी पार्टिकल का भी हमारा डुअल नेचर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये डुअल नेचर ही हमारा क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म देता है। बात समझ रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाके सीखेंगे कि कैसे हमारा जो लाइट है वो क्लासिकल और क्वांटम से अलग है, इसके विषय में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने अभी जो एक्सपेरिमेंट देखा होगा, आपको याद होगा जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट देखा, उसके विषय में अभी हम लोग बात करेंगे। वो जो रिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने देखा कि कुछ पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर रहे थे और कुछ पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जो कि आप क्लियरली विजुअलाइज कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहां पे देखें, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के जैसा है। इसमें हमारा एक रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट हुआ, दिस इज इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट के बाद रिफ्रैक्ट करेगा और हमारा रिफ्लेक्ट भी करेगा। जो हमारा रिफ्रैक्ट किया है ये हमारा, अब यहां पे एक बात हम बताएंगे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो रिफ्रैक्ट किया है ये हमारा, इसका इंटेंसिटी ज्यादा होता था, और जो रिफ्लेक्ट करता था उसका इंटेंसिटी बहुत कम होता था। ये भी आपने उस एक्सपेरिमेंट में देखा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहां पे जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो 30% रिफ्लेक्ट हुआ है, जो रिफ्रैक्ट हुआ है वो 70% रिफ्रैक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे 70% लाइट रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, 30% लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर मान लो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते हैं ना, दोबारा करते हैं, दोबारा करेंगे तो लाइट आएगा,
फिर रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ 30% ही होगा और यहाँ पे हमारा 70% ही रिफ्रैक्ट होगा। मतलब कि आप जितने बार भी इस एक्सपेरिमेंट को दोहराइएगा, रिपीट कीजिएगा, आपको आइडेंटिकल रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। ठीक है ना। अब ये जो बात है, ये हम बात कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन पार्ट है, ये तो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के तौर पे बात कर रहे हैं, वेव के तौर पे बात कर रहे हैं कि लाइट हमारा रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करता है। लेकिन अगर हम बोले कि यहां से जो लाइट आ रहा है, ठीक है ना, वो हमारा एक फोटोन आ रहा है, ठीक है ना, तो इस चीज के विषय में भी आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या है हमारा। यहां पे तो एक चीज क्लियर हुआ ना कि यहां पे अगर हम आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे, तो 70% ऑफ द लाइट रिफ्रैक्ट करेगा और 30% ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। और बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे हमारा रिजल्ट बार बार सेम आ रहा था। ये किस चीज को सपोर्ट कर रहा है? ये हमारा बता रहा है कि हमारा क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स ये रिजल्ट दिया। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पे बात करते हैं ना, तो यहां पे देखिए कि ये जो लाइट, यहां पे अगर हम यहां पे क्या मान लेते हैं कि ये जो हमारा है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, फोटोन है ये हमारा एच न्यू, ठीक है ना, ये हमारा एक फोटोन का एनर्जी होता है, एच न्यू कहते हैं इसे हम। यहां पे ये एनर्जी इंसिडेंट होगा, ये एक फोटोन इंसिडेंट होगा। अब एक बात बताइए, ये फोटोन अगर यहां से यहां तक आएगा, तो ये फोटोन रिफ्रैक्ट करेगा कि रिफ्लेक्ट करेगा? इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है क्या? अभी तक हम लोगों ने वेव से बात किया, तो वेव से ये पता चला कि आधा इंटेंसिटी जो है, मतलब 30% इंटेंसिटी, यहाँ पे पिछला में देखा कि 30% इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट किया और 70% रिफ्रैक्ट किया। ये हम लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया कि चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको वेव के जैसा नहीं देख करके एक फोटोन के, एक पार्टिकल रूप में देखा, तो हमारा जो ये पार्टिकल है, ये हमारा यहां से यहां आने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा कि ये हमारा रिफ्लेक्ट करेगा कि ये हमारा रिफ्रैक्ट करेगा, इसके विषय में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये रिफ्लेक्ट करेगा कि रिफ्रैक्ट करेगा, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये यहां से इंसिडेंट हुआ, मान लीजिए कि यहां से यहां तक आया, इस पॉइंट पे आने के बाद आप भी कंफ्यूज कि ये इधर जाएगा मतलब कि रिफ्लेक्ट करेगा, कि यही फोटोन हमारा रिफ्रैक्ट करेगा, इसके बारे में आपके पास तो कोई जानकारी नहीं था ना। तो यहां पे इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अब बेसिकली यहां पे एक बात आप कह सकते हैं, आप सियोरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि हमारा जो ये फोटोन है, हमारा जो ये फोटोन है, ये हमारा रिफ्रैक्ट ही कर जाएगा या फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप ये कह सकते हैं यहां पे कि हमारा जो ये फोटोन यहां पे आया, ये रिफ्लेक्ट या तो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, या तो रिफ्रैक्ट करेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। अब क्या रिफ्लेक्ट करेगा क्या रिफ्रैक्ट करेगा, उसके विषय में अगर बात किया जाए, तो हम कहेंगे कि इसका 70% चांस है। हम प्रोबेबिलिटी के बारे में अब बात करेंगे कि इस फोटोन का रिफ्रैक्ट करने का 70% चांस है कि ये रिफ्रैक्ट करेगा और 30% चांस है कि ये रिफ्लेक्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे प्रोबेबिलिटी का बात आया। अगर एक सिंगल फोटोन के बारे में बात किए, तो ये सिंगल फोटोन खुद कंफ्यूज हो गया कि ये हमारा ये रिफ्लेक्ट होगा कि रिफ्रैक्ट होगा। तो इसके विषय में आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि ये रिफ्रैक्ट ही करेगा या फिर रिफ्लेक्ट ही करेगा। यहां पे कितना भी बार आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ठीक है, मान लेते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट को आपने 100 बार दोहराया, तो हो सकता है कि 70 बार ये फोटोन जो है रिफ्रैक्ट करेगा और हो सकता है कि 30 बार यही फोटोन हमारा रिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, यहां पे प्रोबेबिलिटी का बात आएगा, ठीक है ना। 7/10 हमारा प्रोबेबिलिटी होगा इसका यहां पे रिफ्रैक्ट करने का, और 3/10 हमारा प्रोबेबिलिटी होगा इसका रिफ्लेक्ट करने का। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे हम लोग किसी भी फोटोन के बारे में जब हम डील करेंगे, तो उसका हमारे पास सटीक जानकारी नहीं होता है, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, कि हमारे पास किसी भी चीज का सही जानकारी नहीं है। सेम आइडेंटिकल अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको आइडेंटिकल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, आपको अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। इसीलिए इसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए कुछ बात यहां पे लिखे हुए हैं कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट। आपने देखा था ना कि हम बार बार लाइट दे रहे थे, तो हमारा 70% रिफ्रैक्ट कर रहा था और 30% रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो जितना भी बार हम उस एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, सेम रिजल्ट आना था। तो वो हमारा कौन सा फिजिक्स को बता रहा है? वो हमारा क्लासिकल फिजिक्स को बता रहा है। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पे बात करें, तो हमारा क्या होगा कि
हमारा जो आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट, अगर आप बार बार भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पे हमारा जो लाइट है वो उतना ही वेव रहेगा, ठीक है, ना ही रेडिएशन रहेगा, वो एक पार्टिकल के जैसा एक्ट करेगा, वो एक फोटोन के जैसा एक्ट करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा लाइट क्या बन जाता है, फोटोन बन जाता है, और वो फोटोन हमारा रिफ्लेक्ट करेगा कि रिफ्रैक्ट करेगा इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसको हम फिर प्रोबेबिलिटी के तौर पे देखेंगे कि ये रिफ्लेक्ट करेगा कि रिफ्रैक्ट करेगा। उसका चांसेस होगा एक सिंगल फोटोन का 70% चांस होगा रिफ्रैक्ट करने का और 30% चांस होगा रिफ्लेक्ट करने का। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म किस तरह से हुआ है ये बात उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गया तो इस चीज को हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के विषय में और भी कैसे कैसे रेवोल्यूशंस आए, इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स का जरूरत पड़ा, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म ही हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के बाद से, क्योंकि उस समय हमें पता चल गया कि लाइट हमारा पार्टिकल है। तो जब लाइट हमारा पार्टिकल है तो पार्टिकल के तौर पे जब हम देखेंगे लाइट को, तो हमारे पास पूरा जो हमारा थ्योरी पढ़ा हुआ था क्लासिकल फिजिक्स में वो सब कुछ गलत हो जाएगा। उसको फिर हमें एक नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, एक नए सिरे से जानना पड़ेगा। तो उसी के लिए ना क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। यहाँ पे ये क्वांटम मैकेनिक्स को ना आपको सोचने पे मजबूर करेगा, ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपको एक नए नए क्वेश्चंस अराइज होंगे आपके दिमाग में, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ इस टॉपिक से ना सीखने को मिलेगा, ये आपके लाइफ में भी बहुत ज्यादा बदलाव लाएगा, ठीक है ना, अगर आप इस चीज को अच्छे से सीखने का कोशिश करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको जो हमारा पहला लेक्चर था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो टॉपिक है अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें मोटिवेशंस मिलेगा और इस तरह का वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे डालते रहेंगे और ये वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प तो करेगा ही, साथ ही साथ आपका जो बीएससी के एग्जामिनेशंस हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, एमएससी के सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपके आईआईटी जैम, जेस्ट, टीआईएफआर और सीएसआईआर नेट जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो देखते रहिए लुमेंस एकेडमी। थैंक यू।